guys, I'm Stuti Rawat. Welcome to my channel Focus to Learn. It's an educational channel that is created by me to provide you an easy explanation of the sociology, society and the related term. ताकि मैं अपनी तरफ से आपको इसका easy explanation प्रोवाइड कर सकूं, ताकि अगर आप किसी भी तरीके की तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्ज़ाम की या फिर आप कोई कोर्स परस्यू कर रहे हो इन द फील्ड ऑफ सोशियोलॉजी और वहाँ आपको इन टर्म्स की ज़रूरत है, तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहे. So let's stay connected and let's get started. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सोशियोलॉजी है क्या. तो सोशियोलॉजी इज़ अ साइंस ऑफ अ सोसाइटी. इट्स अ साइंस बिकॉज इसमें हम अगर सोसाइटी के बारे में कोई भी थ्योरी, कॉन्सेप्ट, आइडिया पुट फोर्थ कर रहे हैं तो हम उसकी पहले सिस्टमैटिक स्टडी कर रहे हैं, इम्पोजिंग दी साइंटिफिक टूल्स एंड मेथड्स. मतलब हम साइंटिफिक टूल्स और मेथड्स की मदद लेकर सोसाइटी को स्टडी कर रहे हैं, तो इसलिए इसे सोसाइटी की साइंस कहा जाता है और द साइंस ऑफ सोसाइटी. इट्स अ सिस्टमैटिक साइंटिफिक स्टडी दैट फोकसेस ऑन ह्यूमन बींग्स एंड देयर सिस्टम ऑफ इंटर रिलेशनशिप्स एंड इंटरेक्शन विद ईच अदर. तो इसमें जो सेंट्रल फोकस ऑफ स्टडी होते हैं वो होते हैं ह्यूमन बींग्स और वो आपस में किस तरीके से इंटरेक्ट करते हैं, उनकी जीने का तरीका क्या है, उनका वे ऑफ लिविंग क्या है, उनका कल्चर क्या है, उनकी सोसाइटी किस टाइप की है, उस सोसाइटी एमर्ज कब हुई, उसका डेवलपमेंट कैसा हुआ फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, उसका सोशल स्ट्रक्चर कैसा है, किस तरीके का सिस्टम वो फॉलो करते हैं, किस तरीके के रोल्स हैं जो लोगों को दिए गए हैं और उन रोल्स के कॉरस्पॉन्डिंग लोग अपने फंक्शंस का किस तरीके से फुलफिलमेंट करते हैं, वो सोशियोलॉजी में स्टडी होता है. सोशियोलॉजी ऑल्सो एनालाइजेज द इन्फ्लुएंस ऑफ कल्चर में जिस तरीके के चेंज देखने को मिलते हैं उनको भी एनालाइज किया जाता है. इकोनॉमिक सेटअप कैसा है आपकी सोसाइटी का, कंडीशंस कैसी हैं, इंटरैक्शंस कैसे हैं बिटवीन रिच एंड पुअर, वो भी एनालाइज किया जाता है. पॉलिटिकल सिनेरियो क्या है, पॉलिटिकल सेटअप क्या है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट किस तरीके से हो रहे हैं और उनका लोगों के वे ऑफ लिविंग में किस तरीके का असर पड़ रहा है, वो भी एनालाइज किया जाता है. देखिए इसमें टर्म है सोशियोलॉजी इज़ द यंगेस्ट ऑफ ऑल दी अदर सोशल साइंसेज. सारी सोशल साइंसेज में सोशियोलॉजी इज़ द यंगेस्ट, लेकिन इसमें थोड़ा सा डाउट हो सकता है बिकॉज सोशियोलॉजी अभी एक्सप्लेन किया इज़ अ साइंस ऑफ अ सोसाइटी और सोसाइटी कोई न्यू टर्म नहीं है, इट्स अ प्रिमिटिव टर्म. तो वाई सोशियोलॉजी इज रिगार्डेड एज द यंगेस्ट ऑफ ऑल द सोशल साइंसेज, तो उसका आंसर यही है बिकॉज द सोशियोलॉजी की जो सेपरेट स्टडी एज एन इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन यूजिंग साइंटिफिक मेथड्स जो स्टार्ट हुई वो काफ़ी लेट स्टार्ट हुई इन द 19th सेंचुरी. इसी कारण जो है सोशियोलॉजी यंगेस्ट ऑफ ऑल द अदर सोशल साइंसेज है अगर हम लोग कंपेयर करें तो. ठीक है, नेक्स्ट इज हम डिस्कस करेंगे एमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी पे. हाउ सोशियोलॉजी एमर्ज्ड एज अ सेपरेट डिसिप्लिन, क्या फैक्टर्स रहे हैं रिस्पॉन्सिबल. देखिए सबसे पहले जो सोशियोलॉजी एज अ सेपरेट डिसिप्लिन गॉट स्टैब्लिश इन द 19th सेंचुरी और जिसमें एफर्ट रहा है, जिन लोगों का कंट्रीब्यूशन रहा है, जैसे ऑगस्ट कॉम हो गए, कार्ल मार्क्स हो गए, मैक्स वेबर हैं, हर्बर्ट स्पेंसर हैं, ऐसे बहुत सारे सोशल थिंकर्स, फिलोसफर्स रहे हैं जिन्होंने अपना जो है अपनी कमिटमेंट दी है, अपना कंट्रीब्यूशन दिया है फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सोशियोलॉजी. सबसे पहले अगर हम डिस्कस करें ऑगस्ट कॉम हु इज़ ऑल्सो द फादर ऑफ सोशियोलॉजी, द फाउंडिंग फादर ऑफ सोशियोलॉजी. क्योंकि उन्होंने पहली बार अपना जो है सोशियोलॉजी टर्म क्वाइन किया इन हिज वर्क पॉजिटिव फिलॉसफी इन 1839. तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है हु क्वाइन द टर्म सोशियोलॉजी एंड व्हेन. तो आंसर इज ऑगस्ट कॉम हु क्वाइन द टर्म सोशियोलॉजी एंड ही मेंशन्ड द टर्म फर्स्टली इन हिज वर्क पॉजिटिव फिलॉसफी इन 1839. तो जो सोशियोलॉजी वर्ड है वो दो वर्ड को कंजाइन करके बना है, द सोशियस एंड द लोगोस. सोशियस इज द लैटिन वर्ड दैट मीन्स टू एसोसिएट, लोगोस इज अ ग्रीक वर्ड दैट मीन्स अ कंप्लीट नॉलेज और स्टडी. ठीक है, अब हम देखेंगे कि फैक्टर्स जो रिस्पॉन्सिबल रहे हैं फॉर द एमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी. देखिए सोशियोलॉजी विटनेसेस एमर्जेंस इन द 19th सेंचुरी. सबसे पहले स्टार्ट हुआ यूरोप में और उसके बाद धीरे धीरे पूरे वर्ल्ड में फैलता चला गया. इनके एमर्जेंस के लिए काफ़ी फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल रहे हैं. सेवरल इकोनॉमिक फैक्टर्स, सोशल फैक्टर्स, पॉलिटिकल फैक्टर्स, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स, ये सब रिस्पॉन्सिबल रहे हैं फॉर द एमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी. अगर इनको समराइज किया जाए 3 ब्रॉड हेडिंग्स में तो वो हेडिंग्स हैं इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, फ्रेंच रिवोल्यूशन एंड द डेवलपमेंट ऑफ नेचुरल साइंसेज. तो अब हम देखेंगे किस तरीके से ये इंसिडेंट्स रिस्पॉन्सिबल रहे हैं. देखिए सबसे पहले इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन. द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हम सबको पता है इट वाज अ ट्रांजिशनल, इट वाज शिफ्ट फ्रॉम एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस टूवर्ड्स द इंडस्ट्रियल प्रैक्टिसेस. पहले जो लोग थे वो प्रिमिटिव एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में इंडल्ज रहते थे. लेटली उन्होंने अपना जो ऑक्यूपेशन है वो शिफ्ट किया टूवर्ड्स द इंडस्ट्रियल प्रैक्टिसेस. क्योंकि इसकी वजह से काफ़ी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट अच्छा हुआ, कम्युनिकेशन अच्छा हुआ. इट वाज द टाइम ऑफ ग्लोबलाइजेशन.
ठीक है, ट्रांसपोर्ट जो सिस्टम है वो अच्छा हुआ, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स हो रहे थे, डिस्कवरीज हो रही थी, इन्वेंशन हो रही थी, एक साइंटिफिक न्यू साइंटिफिक एज वाज डेवलपिंग, तो इस वजह से ये ट्रांजिशन हुआ। इस ट्रांजिशन की वजह से एक न्यू क्लासेस ऑफ सिस्टम इमर्ज हुआ, दैट इज द कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म में दो क्लासेस आई, हैव्स और हैव नॉट्स। हैव्स वो थे हु ओन द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, जो ओनर सेक्शन था। हैव नॉट्स हु वर द वर्किंग क्लास। तो ये एक तरीके का, देखिए ये सारा जो डेवलपमेंट था ये तो पॉजिटिव था, अच्छा डेवलपमेंट हो रहा था, लेकिन कॉइन का एक नेगेटिव साइड भी होता है। द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम भी देखने को मिल रही थी। वो प्रॉब्लम क्या थी? अ गल्फ वॉज क्रिएटेड बिटवीन द रिच एंड द पुअर सेक्शन। जो रिचर सेक्शन था दैट स्टार्टेड एक्सप्लॉइटिंग द पुअर सेक्शन, ठीक है, उनको एक्सप्लॉइट करना स्टार्ट कर दिया गया, जिसकी वजह से सोशल प्रॉब्लम्स जो थी वो सोसाइटी को देखनी पड़ी। उसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही थी। जो भी सोशल साइंटिस्ट थे वो लोग ने ये ओपिनियन रखा कि अगर हमें इन प्रॉब्लम्स को ख़त्म करना है, एक तरीके से इसको कंट्रोल करना है, तो हमें सोसाइटी की एक सिस्टमैटिक साइंटिफिक स्टडी करने की ज़रूरत है, और उसके लिए हमें एक सेपरेट डिसिप्लिन इस्टेब्लिश करना पड़ेगा सबसे पहले, जिसमें हम सोसाइटी को थॉरोली स्टडी करेंगे यूजिंग साइंटिफिक मीन्स एंड टेक्निक्स। तो इसी कारण द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन लेड टू द एमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी। उसके बाद देखेंगे फ्रेंच रिवोल्यूशन ने कैसे कंट्रीब्यूट करा। जो फ्रेंच रिवोल्यूशन एक रिवोल्यूशनरी चेंज लाया, शिफ्ट किया इन्होंने, इट लेड टू एबॉलिशन ऑफ फ्यूडलिज्म, जमींदारी सिस्टम, एंड सेटअप अ न्यू सिस्टम ऑफ डेमोक्रेटिक सोसाइटी। एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी सेटअप करी, एक पूरे सोशल सिस्टम में ये एक चेंज लाया है, जिसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम सोसाइटी ने जो है फेस की। इट वॉज ए एनलाइटमेंट फेस, एक मेजर चेंज था जो सोसाइटी विटनेस कर रही थी। तो काफ़ी सोशल प्रॉब्लम्स भी पॉपअप कर रही थी, और बहुत ज़रूरी था उस टाइम कि हम उन सोशल प्रॉब्लम्स को कर्ब डाउन करें, ताकि जो प्रॉब्लम है वो आपके डेवलपमेंट के प्रोसेस को किसी तरीके से इम्पैक्ट ना करें। तो दिस वॉज हाउ द फ्रेंच रिवोल्यूशन कॉन्ट्रीब्यूटेड टूवर्ड्स द एमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी, क्योंकि लोगों को लगा कि एक सिस्टमैटिक स्टडी होना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम सोसाइटी को अच्छे से समझ सकें। ठीक है, थर्ड पॉइंट इज द डेवलपमेंट ऑफ नेचुरल साइंसेज। तो 19th सेंचुरी में जो नेचुरल साइंसेज थी वो काफ़ी फ्लरिश कर रही थी, काफ़ी डेवलप कर रही थी। तो इसकी वजह से इस चीज़ ने इंस्पायर किया सोशल साइंटिस्ट को, सोशल थिंकर्स को, फिलोसफर्स को, कि अगर नेचुरल साइंसेज सोशल वर्ड को इतनी अच्छी तरीके से, नेचुरल वर्ड को इतनी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर सकते, तो वाई नॉट वी कैन इम्प्लाई सोशल फैक्टर्स एंड फिनोमिनन फॉर एक्सप्लेनिंग द सोशल वर्ड। हम क्यों नहीं सोशल वर्ड को एक्सप्लेन कर सकते यूजिंग सोशल फिनोमिनन, यूजिंग द साइंटिफिक मेथड ऑफ एंड मीन्स। तो इस तरीके से ये फैक्टर्स रहे हैं रिस्पॉन्सिबल फॉर द एमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी। उसके बाद हम देखेंगे पर्सपेक्टिव। देखिए डेवलपमेंट की जो है, डिफरेंट सोशियोलॉजिस्ट जो हैं उन सब का सोचने का तरीका एक दूसरे से डिफरेंट है। एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव, एक डिफरेंट सोच के साथ वो सोसाइटी को एनालाइज करते हैं, स्टडी करते हैं। और ये एक तरीके से अच्छा भी है कि अगर आप सोसाइटी को थॉरली स्टडी करना चाहते हो तो आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप हर पर्सपेक्टिव से, हर एंगल से उस सोसाइटी को स्टडी कर पाएँ। तो ब्रॉडली हमने जो देखा है वो पर्सपेक्टिव 3 कैटेगरीज हैं। द फर्स्ट वन इज द फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव, सेकंड इज द कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव, एंड थर्ड वन इज द इंटरैक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव। सबसे पहले देखेंगे फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव क्या होता है। द फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव, जो भी फंक्शनलिस्ट होते हैं बेसिकली, वो बिलीव करते हैं कि सोसाइटी का एक डेफिनेट स्ट्रक्चर है, एक डेफिनेट सिस्टम है, और अगर आप सोसाइटी अच्छे से फंक्शन करनी चाहिए, अगर सोसाइटी चाहते हो कि अच्छे से फंक्शन करे, तो सबसे अच्छा होता है, सबसे ज़रूरी है कि जो उसका जो सोशल स्ट्रक्चर है, जो पूरा सिस्टम है, उसको सिंक्रोनाइजेशन में वर्क करना बहुत ज़रूरी है, ताकि पूरी सोसाइटी अच्छे से फंक्शन कर पाए। अगर सोसाइटी के स्ट्रक्चर में कहीं भी कोई फॉल्ट होता है तो पूरी सोसाइटी को उसकी जो है प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। सिमिलरली आप इसको समझिए, एक एग्जाम्पल्स है, जैसे एक ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स हैं। अगर आप चाहते हैं कि ह्यूमन बॉडी अच्छे से फंक्शन करे तो सारे पार्ट्स का इन सिंक्रोनाइजेशन और एफिशिएंटली वर्क करना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई भी पार्ट ऑफ बॉडी अच्छे से फंक्शन नहीं करता है तो अल्टीमेटली पूरी बॉडी को उसकी वजह से सफ़र करना पड़ता है। तो यही कोर है, यही फाउंडेशनल आइडिया है बिहाइंड फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव। जो डिफरेंट फंक्शनलिस्ट रहे हैं, जैसे एमिली दुर्कीम, हर्बर्ट स्पेंसर, टैलकॉट पार्सन, इन सब ने अपने आइडियाज़ पुट फोर्थ किए हैं इन द फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव। ठीक है, नेक्स्ट इज द कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव। कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव का जो हम मेन फाउंडर अगर हम किसी को कहें तो ही इज कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स का जो कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है वो बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल रहा है। ही पुट फोर्थ द कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव
फॉर द सोसाइटी। इसमें क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव एक्सप्लेन्स कि सोसाइटी में जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, स्ट्रगल है जो सोसाइटी में, वो इनएविटेबल है। मतलब अगर आपकी सोसाइटी डेवलप कर रही है, शिफ्ट हो रही है फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, तो उसमें चेंज ज़रूरी आएंगे और उन चेंजेस का जो कारण है वो कॉन्फ्लिक्ट्स रहेंगे ही रहेंगे। आप उन कॉन्फ्लिक्ट्स को ख़त्म नहीं कर सकते हो। जैसे जैसे सोसाइटी डेवलप करेगी, कॉन्फ्लिक्ट्स भी सोसाइटी में आते चले जाएंगे। ठीक है, तो कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव जो है वो ये एक्सप्लेन करता है। उसके बाद थर्ड जो है वो इंटरैक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव है। इंटरैक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव बेसिकली ह्यूमन बींग्स के इंटरैक्शन को मॉनिटर करता है एट द माइक्रो लेवल। मतलब डेली फंक्शनिंग, डे टू डे सोशल एक्शंस किस तरीके के, वे ऑफ लिविंग क्या है, लोगों का जेस्चर्स क्या है, वो सारी चीज़ें एट द माइक्रो लेवल एनालाइज की जाती हैं एट द इंटरैक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव। जो भी इंटरैक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव को फॉलो करते हैं वो बिलीव करते हैं कि अगर आपको सोसाइटी को समझना है, क्योंकि सोसाइटी को समझने का कोर ह्यूमन बीइंग है, तो ह्यूमन बीइंग आपस में किस तरीके से इंटरैक्शन करते हैं वो समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो ठीक है, जो इंटरैक्शनिस्ट रहे हैं उनके एग्जाम्पल है हर्बर्ट मीड, इरविन गॉफमैन, ब्लूमर। जैसे इरविन गॉफमैन ही गेव इज ड्रामेटर्जिकल अप्रोच। ठीक है, तो ये सारे लोग रहे हैं जिन्होंने अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है फॉलोइंग द इंटरैक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो एंड आई होप यू लाइक इट, और ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहे फॉर योर प्रिपरेशन। सो